चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फ्रेंड। टॉपिक है कार्य व ऊर्जा, ऊर्जा के पारंपरिक व वैकल्पिक स्रोत। इस टॉपिक को ये एक ही वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। 25 से 26 क्वेश्चन इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं जो कि आपकी आरबीएससी बुक से रिलेटेड हैं और इम्पोर्टेंट है रीट एग्ज़ाम के लिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वस्तु पर बल लगाने पर उसमें विस्थापन उत्पन्न होने की क्रिया को कहते हैं कार्य, ऊर्जा, शक्ति या इनमें से कोई नहीं। तो ये कार्य की परिभाषा है, ठीक है। कार्य की परिभाषा है कि वस्तु पर बल लगाने पर उसमें विस्थापन उत्पन्न होने की जो क्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। एक तो हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और जो बल की दिशा में विस्थापन उत्पन्न होता है तो उनका जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, कार्य के बराबर होता है फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वस्तु पर किया गया कार्य विस्थापन पर निर्भर करता है, वस्तु पर लगाए गए बल के परिमाण पर निर्भर करता है। दोनों सत्य हैं या दोनों असत्य हैं? तो बिल्कुल। अभी हमने कहा कि जो W होता है वो क्या होता है, इक्वल Fs होता है, ठीक है ना। F मतलब बल और S मतलब यहाँ पे क्या है, विस्थापन, और W कार्य। तो विस्थापन पर निर्भर करता है, बिल्कुल S पर निर्भर कर रहा है, और वस्तु पर लगाए गए बल के परिमाण पर बिल्कुल, है ना, बल F जिसको हम कह रहे हैं, दोनों पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए व ब दोनों सत्य कथन हैं। कार्य का SI मात्रक क्या है? कार्य का SI मात्रक वाट, जूल, किलोग्राम या इनमें से कोई नहीं। तो जूल क्या होता है, कार्य का SI मात्रक होता है फ्रेंड, ठीक है। कार्य का सूत्र क्या है? कार्य का सूत्र क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। वस्तुओं में कार्य करने की क्षमता वस्तुओं में कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? शक्ति, ऊर्जा, बल या इनमें से कोई नहीं। तो कार्य करने की क्षमता को हम एनर्जी बोलते हैं। इसका आंसर होगा ऊर्जा, ऑप्शन ब हो जाएगा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। कार्य करने की जो दर होती है उसको हम बोलते हैं शक्ति, ठीक है। ऊर्जा किसको बोलते हैं? कार्य करने की क्षमता को। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है, आपको बताना होगा। क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए। और सत्य कथन कौन सा है? कार्य व ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य हैं। ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। कार्य करने के लिए पहली वस्तु को ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। और सभी कथन सत्य है, बिल्कुल। ये सारे ही कथन क्या है, सत्य हैं फ्रेंड, बिल्कुल, कि कार्य व ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य हैं। कार्य का जो मात्रक होता है वही ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक है। दोनों अदिश राशियाँ हैं हम कहें। और ऊर्जा का SI मात्रक भी क्या होता है, जूल, आपको मैंने बता दिया। कार्य करने के लिए पहली वस्तु को ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। जो ऊर्जा पहली वस्तु ने खर्च की है वो कहाँ संचित हो जाएगी या कहाँ संरक्षित होगी, दूसरी वस्तु में। यानी कि हम मान लो 2 वस्तुएं हैं हमारे पास, 2 गेंद है, यदि इनको आपस में टकराएंगे, पहली वस्तु को जब दूसरी वस्तु की तरफ फेंका जाएगा तो जब आपस में टकराएंगे तो पहली वस्तु में जो ऊर्जा खपत हो जाएगी टकराने के बाद, वो ऊर्जा किस में संचित हो जाएगी, दूसरी वस्तु में, ताकि वो दूसरी वस्तु गति कर सके या उसमें क्या सके, थोड़ी मूवमेंट हो सके। तो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, हम कहते हैं ना, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, संरक्षण होता है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन द, ठीक है। चलिए, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? प्रकाश ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा। तो इसको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। थोड़ा सा आपको बता दूं कि गतिज ऊर्जा किसको बोलते हैं? वस्तुओं में गति के कारण जो ऊर्जा उसमें, ठीक है, उत्पन्न होती है उसको हम क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। और किसी वस्तु की स्थिति या आकृति में परिवर्तन होता है तो उस कारण जो उसमें ऊर्जा संचित होती है उसको हम स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा इन दोनों का सम्मिलित रूप है, हम जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें अगर रासायनिक ऊर्जा के बारे में, तो ईंधन में जो ऊर्जा निहित होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रासायनिक ऊर्जा। इसके अलावा सेल और बैटरी में जो रासायनिक ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है? विद्युत ऊर्जा में बदलती है। नेक्स्ट हम बात करें कि जो प्रकाश ऊर्जा है, तो सूर्य अथवा बल्ब इत्यादि के प्रकाश में जो निहित ऊर्जा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। चुंबकीय ऊर्जा की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र में जो निहित ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है? चुंबकीय ऊर्जा कहलाती है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा के उदाहरण बताने हैं। तो बहता पानी, बिल्कुल इसमें गति है।
बहती हवा, इसमें भी गति है, गति करती गेंद, तो ये तीनों ही किसकी उदाहरण है? गतिज ऊर्जा के उदाहरण है। ऑप्शन आपका द हो जाएगा सभी। स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण आपको बताने हैं। स्प्रिंग में संचित ऊर्जा, देखो स्प्रिंग की आकृति में या स्थिति में क्या हुआ? बदलाव हुआ है, तो इस कारण जो ऊर्जा संचित हुई स्थितिज ऊर्जा। गुलेल की रबर को जब खींचा जाता है तो उसमें भी ऊर्जा संचित होती है, तो ये भी स्थितिज ऊर्जा। तीर कमान के जब कमान में को खींचा जाता है तो उसमें भी ऊर्जा संचित होती है, तो ये भी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। ये सारे किसके उदाहरण है फ्रेंड? स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से असुमेलित आपको बताना है कथन कौन सा है, ठीक है? असुमेलित कौन सा इनमें से? ध्यान से रीड कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए फर्स्ट लिखा है कि जो ऊष्मा ऊर्जा है वो ईंधन में निहित ऊर्जा है। विद्युत ऊर्जा आवेशों के प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा नाभिकों के विखंडन व संलयन से प्राप्त ऊर्जा। और ध्वनि ऊर्जा यानी कि ध्वनि या कंपन में निहित ऊर्जा। असुमेलित कौन सा आपको ये बताना है इनमें से? तो इनमें से जो अलग है फ्रेंड वो आपका है, इनमें से कौन सा आंसर रहेगा आपका? ऊष्मा ऊर्जा, ठीक है ना, फर्स्ट वाला ऊष्मा ऊर्जा। क्योंकि अभी हमने इससे पहले बात की थी जो ईंधन में निहित ऊर्जा होती है वो तो कौन सी होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है, लेकिन उन्होंने ऊष्मा ऊर्जा के बारे में पूछा था। तो ऊष्मा ऊर्जा जो आप बताओगे तो इसमें होएगा जलती हुई वस्तु या गर्म वस्तु में निहित ऊर्जा। जलती हुई वस्तु या जो हमारे पास होती है गर्म वस्तु होती है उसमें जो ऊर्जा निहित होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ऊष्मा ऊर्जा बोलते हैं। ये आपके 8th क्लास में लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसका ऑप्शन असुमेलित हो जाएगा। दोनों मैंने आपको बता दिया कि ये था किसका? रासायनिक ऊर्जा का। और ऊष्मा ऊर्जा का होना क्या चाहिए था कि जलती हुई वस्तु या गर्म वस्तु में जो निहित ऊर्जा होती है उसको हम बोलते हैं ऊष्मा ऊर्जा। बाकी ये तीनों ऑप्शन राइट है। एक एक ऑप्शन पे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए, इनको दोबारा रीड कीजिए। निम्न में से जीवाश्म ईंधन नहीं है? पेट्रोल, डीजल, लकड़ी और कोयला। तो इनमें से जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा नहीं है? लकड़ी और काष्ठ। जीवाश्म ईंधन कौन से होते हैं फ्रेंड? जो देखो हम जिसको हम कहते हैं कि काफ़ी टाइम पहले जो होते हैं, जो समुद्र में या हम कहें अर्थ के नीचे बहुत गहराई में चले जाते हैं और उसके ऊपर ताप और दाब के कारण वो ईंधन में बदल जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोयला, ये सारे कैसे पदार्थ होते हैं? पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं। पेट्रोलियम जो जिसको हम कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन भी बोलते हैं, यानी कि इनका दोबारा रिन्यूएबल इनको नहीं किया जा सकता, ये सीमित है हमारे लिए। तो ये है तीनों किसके उदाहरण? जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है हमारे पास, ठीक है। पेट्रोलियम पदार्थ के नाम से इनको जानते हैं। इनका जो हम कहते हैं प्रभाजी आसवन द्वारा इनका क्या किया जाता है? पृथक्करण किया जाता है फ्रेंड। जैव ऊर्जा के आधार पर, जैव ऊर्जा के आधार पर ऊर्जा का गैर परंपरागत या वैकल्पिक स्रोत है। जैव ऊर्जा के आधार पर आपको पूछा है फ्रेंड, थोड़ा ध्यान से देख के इसको क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। गोबर गैस, प्राकृतिक गैस, दोनों या इनमें से कोई नहीं। अगर आपने दोनों को चूज़ किया है तो आपका आंसर रॉन्ग है। इसका जो राइट आंसर होगा, इन्होंने जैव ऊर्जा के आधार पर पूछा है और जैव ऊर्जा किसका भाग है? गैर परंपरागत का। तो इसमें तो गोबर गैस आता है, ठीक है ना। गोबर गैस इसके अंदर आएगा जैव ऊर्जा के आधार पर। जो है गैर परंपरागत वैकल्पिक स्रोत जो होता है वो गोबर गैस होता है। प्राकृतिक गैस तो क्या था? ये तो हमारा परंपरागत स्रोत में आता है, ठीक है ना। परंपरागत स्रोत में आता है एलपीजी और सीएनजी की जब हम बात करते हैं। जीवाश्म ईंधन का ये प्रकार है हमारे पास। लेकिन अभी जैव मात्रा के आधार पर पूछा था तो इसका आपका आंसर रहेगा गोबर गैस, या जिसको हम बायोमास भी बोलते हैं, ठीक है, जैव ऊर्जा को या जैव मात्रा को। नेक्स्ट देखिए, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा के अलावा ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत कौन से हैं? वैकल्पिक कह लो या गैर परंपरागत कह लो, तो पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा और ये सभी। तो ये सारे के सारे किसके उदाहरण हैं? आपके ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के उदाहरण हैं, ठीक है ना। और जिस प्रकार आपको बताया था कि जो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है वो तो होते हैं अनवीकरणीय, जिसमें पेट्रोलियम आया था ना, वो तो होते हैं अनवीकरणीय। लेकिन जो वैकल्पिक स्रोत होते हैं ये होते हैं नवीकरणीय, यानी कि रिन्यूएबल होते हैं, इनको दोबारा यूज़ में लिया जा सकता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, यही है कि नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है परंपरागत, वैकल्पिक या गैर परंपरागत, या इनमें से दोनों या कोई नहीं। तो नवीकरणीय पूछा है, रिन्यूएबल पूछा है, यानी कि जिनको दोबारा यूज़ में लिया जा सकता है, तो वो होंगे आपके वैकल्पिक या गैर परंपरागत होंगे। नेक्स्ट देखिए, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस जिले में है? सिरोही, झुंझुनू, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। तो ये कहाँ है? आपका चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा 10⁻7 अर्घ, ठीक है ना। कैसे होता है, तो देखिए हमारे पास जो कार्य का सूत्र होता है वो क्या होता है Fs, और यहाँ से हम बात करें कि बल का मात्रक होता है न्यूटन, और ये जो विस्थापन है इसको हम किस में मेज़र करते हैं, मीटर में करते हैं, ठीक है ना। जब इनको बदला जाता है 1 न्यूटन को डाइन में, ठीक है ना, तो 1 न्यूटन में डाइन होते हैं 10⁵, और मीटर को बदला जाता है सेंटीमीटर में तो 100 हो गया, ठीक है ना। यहाँ से अगर हम बात करें तो 10⁵ है और 10 की पावर कितनी है, 2 है। तो आधार समान है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। तो 10⁵ प्लस 2, फाइनल आंसर क्या आएगा, 10⁻7 अर्घ आंसर आता है, ठीक है ना। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा 10⁻7 अर्घ होगा। कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक न्यूटन, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन पर मीटर और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए कार्य का मात्रक है हमारे पास, तो कार्य का जो मात्रक होगा इसमें आंसर क्या रहेगा आपका, न्यूटन इंटू मीटर होगा ना। W बराबर Fs होता है, तो F तो हो गया यानी कि बल जिसका मात्रक न्यूटन है, और S यानी कि विस्थापन और जिसका मात्रक होता है मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर इसका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, बल व विस्थापन की दिशा भिन्न भिन्न होने पर कार्य का सूत्र क्या होगा। देखिए फ्रेंड, कई बार क्या होता है कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, मान लो वो विस्थापित इस दिशा में हो रही है, लेकिन उसके अंदर ऊपर जो बल लग रहा है वो इस तरीके से लग रहा है, ठीक है ना। उसको हम खींच रहे हैं इधर वाली साइड, तो इनके बीच में क्या एक घटक प्राप्त होता है थीटा के तौर पर, वो क्या होता है कोस थीटा। तो इसके साथ Fs तो था ही हमारा फॉर्मूला, W बराबर Fs था ना उसमें जो है कोस थीटा और हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो W बराबर Fs कोस थीटा इसका आंसर होगा। देखिए थीटा की वैल्यू जब 180 डिग्री होती है तो कार्य का फॉर्मूला क्या होगा फ्रेंड, तो ऑप्शन बी इसका सही है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम कोस की वैल्यू फिट करेंगे तो कोस है ना, थीटा की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री, तो कोस 180 डिग्री कितना होता है, -1 होता है इसका आंसर। तो एक तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, माइनस का साइन जरूर लगाना है, तो -Fs इसका क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि इसमें होता क्या है कि जो है बल विस्थापन जो है और बल है ये एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, तो यहाँ 180 डिग्री का कोण बनता है। वहीं अगर हम बात करें कि जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं, मान लो ये वस्तु है इसके ऊपर बल इसी दिशा में लग रहा है और विस्थापन भी इसी दिशा में हो रहा है, तो यहाँ पे थीटा क्या है 0 डिग्री, और थीटा 0 डिग्री अगर होगा तो कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसका जो सिंपल फार्मूला होगा वो होगा W बराबर Fs, किसके लिए, जब थीटा जो होगा कितने डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। वहीं अगर हम बात करें कि W बराबर 0 कब हो सकता है, जब देखो वर्ताकार पथ पे अपने मान लो डोरी से पत्थर बांधकर अगर उसको घुमाएं तो उसमें क्या होता है कि ये जो है बल और विस्थापन इसके बीच में बनता है 90 डिग्री का कोण, ठीक है ना। 90 डिग्री का कोण बनता है तो थीटा बराबर कितना हुआ, 90 डिग्री, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो फाइनल वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी, W बराबर 0 हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए आपसे 180 डिग्री के लिए पूछा तो इसका राइट आंसर होगा W बराबर -Fs। इनमें से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई वस्तु को पृथ्वी की सतह से सीधा ऊपर उठाने के लिए न्यूनतम आवश्यक बल किसके बराबर होना चाहिए, वस्तु के द्रव्यमान के, वस्तु गुरुत्वीय त्वरण के, वस्तु के भार के, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा, वस्तु के भार के बराबर इसका क्या होना चाहिए, बल लगना चाहिए, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर ma, बल का यही होता ना। तो जब हम बात करते हैं कि क्षैतिज को छोड़कर जब हम ऊंचाई की बात करें या गहराई की बात करें तो उस टाइम हम भार की बात करते हैं, तो वो क्या होता है, W बराबर mg होता है, यानी कि F की जगह पे क्या आएगा, W आएगा, यानी कि बल और भार क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन से हो जाएगा, वस्तु के भार के बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ऊर्जा का क्षय सामान्यतः हो सकता है ऊष्मा ऊर्जा के रूप में, ध्वनि ऊर्जा के रूप में, प्रकाश ऊर्जा के रूप में, या इन सभी में। तो इन सभी के तौर पर क्या होता है कि ऊर्जा का क्षय हो सकता है, ठीक है ना फ्रेंड। ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं आपके। ये कैसे होता है कि हम कहते हैं कि ऊर्जा का जो क्षय होता है वो ऊष्मा ऊर्जा के रूप में हो सकता है। तो कैसे, मान लीजिए हमारे पास एक बल्ब है, ठीक है ना, यदि उसको हम जलाते हैं
तो हमें तो उससे प्रकाश चाहिए होता है, लेकिन साथ में क्या होता है, बल्ब गर्म भी तो होता है ना ऊष्मा पाकर। तो ये यहाँ पे जो ऊष्मा का ऊर्जा का जो क्षय हो रहा है किस तौर पर हो रहा है, ऊष्मा के रूप में हो रहा है। यानी कि सारा का सारा हमें प्रकाश के तौर पर ही इसको हम बल्ब को यूज़ में नहीं ले पा रहे हैं, कि इसमें क्या होता है कि जो है ऊष्मा के रूप में भी कोई ऊर्जा क्या होती है, खपत होती है, ठीक है ना। इसके आधार पर हम बोलते हैं कि हमें पूर्ण दक्ष निकाय नहीं बनाया जा सकता जो 100% कार्य करे, ठीक है ना। यानी कि ऊर्जा का जो स्थानांतरण या क्षय तो होता ही रहता है एक रूप से दूसरे रूप में। वहीं अगर बात करें कि ऊर्जा का क्षय ध्वनि ऊर्जा के रूप में किस प्रकार होता है, तो हम कहें कि जैसे टक्कर, घर्षण और जो अन्य क्रियाएं होती है उसमें ऊर्जा का कुछ भाग क्या होता है, ध्वनि ऊर्जा के रूप में क्षय होता है। और प्रकाश ऊर्जा के रूप में अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, लाते हैं, ठीक है ना फ्रेंड। तो उसमें तो हमें तो ऊष्मा चाहिए होती है, लेकिन साथ में क्या होता है, उसमें प्रकाश भी तो उत्पन्न होता है। जैसे कि हम कहेंगे जैसे विभिन्न प्रकार के जो दहन प्रक्रियाएं हैं उसमें ऊर्जा का कुछ भाग तो प्रकाश ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, अनुपयोगी तौर पर क्षय हो जाता है। तो इस कारण ये सारे क्षय के कारण है। इसका जो राइट आंसर होगा ये सभी होगा। देखिए, एक बंदूक से दागी गई गोली 500 मीटर पर सेकंड के वेग से निकलती है। यदि गोली का द्रव्यमान 0.1 किलोग्राम है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। आप क्वेश्चन को दोबारा रीड कीजिए, मैं आपको ये सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप क्या करेंगे, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2 mv² होगा, ठीक है ना। m यानी कि मास और v यानी कि वेग, है ना, वेलोसिटी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, 1/2 गुणा में आपको मास दिया है 0.1 किलोग्राम और गुणा में वेग कितना दे रखा है 500 मीटर पर सेकंड, और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो जब इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अगर पॉइंट हटेगा तो 1/10 और 500 को कितनी बार लिख सकते हैं फ्रेंड्स, स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं। यहाँ से 1 0 से ये 1 0 क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी हमारे पास। और उसके बाद क्या होगा, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25, ये पीछे 3 0 हैं और अपॉन किस में आ जाएगा, ये वाला 2 इसके अंडर आ जाएगा, ठीक है, जूल में। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 12500, ठीक है ना, जूल में है ये, जूल में। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में किलो जूल में पूछा है तो आप इसको डिवाइड किससे कर दोगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। और अगर इसको 1000 से डिवाइड किया जाएगा तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा, 12.5 किलो जूल इसका आंसर होगा फ्रेंड, ठीक है। तो ये रहा इसका ऑप्शन ब, 12.5 किलो जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक 6 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर की ऊंचाई से गिरती है तो वस्तु की स्थिति ऊर्जा क्या होगी। यहाँ आपको जी की वैल्यू दी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, जब हम ऊंचाई की बात करते हैं, गहराई की बात करते हैं, तो उस कंडीशन में जो स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है, ठीक है ना। m की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है, g की वैल्यू 10 दी हुई है और h की वैल्यू कितनी है, 5। ये जब इन सभी को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपका आंसर कितना आएगा, 300 जूल इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक स्प्रिंग का नियतांक 4 × 10³ न्यूटन पर मीटर इस स्प्रिंग को 0.04 मीटर संपीड़ित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को भी करके देखें। देखिए, स्प्रिंग का नियत जब हम ज्ञात करते हैं कार्य के प्रति, जब फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है 1/2 kx² होता है, ठीक है ना। के यहाँ पे नियतांक है और x यहाँ पे दूरी को हम बोलते हैं, ठीक है। तो k की वैल्यू आपको दे रखी है नियतांक की 4 × 10³ न्यूटन पर मीटर, और वहीं पे बात करें जो आपको दे रखी है x की वैल्यू वो है 0.4 का स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। यदि इसको हम थोड़ा और ओपन करके लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, 4 × 10³ में है और इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, स्क्वायर में है तो 0.04 × 0.04। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आप इस डेसिमल को कट करेंगे तो यहाँ नीचे कितनी जीरो आ जाएंगी, 4 जीरो आ जाती हैं। इन 4 जीरो में से 3 जीरो तो कट होगी इस 10³ से। ये जो है 2 डिवाइड हो जाएगा 4 के साथ, कितने पे, 2 पे। तो अब हम कहेंगे कि ऊपर है 4 × 2, तो 4 चौके 16 और 2 32, 32 बटे में कितने हैं 10। तो 10 की जब ये जीरो कट जाएगी तो डेसिमल लग जाएगा,
तो इसका जो आंसर रहेगा वो होगा 3.2 जूल इसका आंसर होगा फ्रेंड। आंसर है 3.2 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से असम्मिलित कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से रीड कीजिए कि जो बल्ब है वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, विद्युत हीटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है, सोलर सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इसमें से असम्मिलित कौन सा आपको ये बताना है फ्रेंड, ठीक है। देखिए ऑप्शन में असम्मिलित जो इसमें है वो है आपका सोलर सेल, ठीक है ना। इन्होंने ये थोड़ा गलत बता दिया कि सोलर सेल जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा को नहीं काम में लेता है। यहाँ पे प्रकाश ऊर्जा की हम बात करते हैं कि ये प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है। बाकी ए, ब और द ये तीनों ऑप्शन क्या हैं, सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सुमेलित कौन सा है, ये बताना है आपको। सुमेलित तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत जनित्र विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और लाउडस्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। तो सुमेलित कौन सा है आपको ये बताना है, ठीक है। असुमेलित बताना है, ठीक है ना। असुमेलित बताना है, सॉरी यहाँ पे मैं ए लिखना भूल गया। असुमेलित यानी कि 3 तो इसमें सुमेलित हैं और एक असुमेलित है, वो आपको छांटना है। तो इसमें जो ऑप्शन फर्स्ट है ये सही है, थर्ड भी सही है और फोर्थ भी सही है। इसका ऑप्शन जो रॉन्ग है, असुमेलित कौन सा है, वो है विद्युत जनित्र, ठीक है ना, जनरेटर जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पे गड़बड़ क्या है कि ये यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इस कारण ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है। असुमेलित पूछना था तो असुमेलित आपका ऑप्शन ब हो जाएगा, ठीक है भाई। ये थे आपके कार्य ऊर्जा से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। सेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।